कंपनी राज्य का प्रभाव भारत पर एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक चली। इस दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों को अपनाया। कंपनी का प्रमुख उद्देश्य भारत के संसाधनों का अधिकतम दोहन और व्यापार को सुगम बनाना था। दोहरी शासन व्यवस्था। बंगाल में लॉर्ड क्लाइव द्वारा स्थापित दोहरी शासन व्यवस्था इसका प्रमुख उदाहरण है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी को राजस्व संग्रह का अधिकार दिया गया, जबकि नवाब को प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपी गईं। यह व्यवस्था बेहद असंतुलित थी क्योंकि कंपनी के पास सारे अधिकार थे लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं, जबकि नवाब के पास सभी जिम्मेदारियां थीं पर अधिकार नहीं। प्रशासनिक और आर्थिक नियंत्रण। कंपनी का प्रशासनिक ढांचा इस उद्देश्य के लिए तैयार किया गया था कि भारत में कानून और व्यवस्था बनाए रखी जा सके, ताकि कंपनी बिना किसी बाधा के व्यापार कर सके और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर सके। लेकिन इस ढांचे का दुरुपयोग हुआ, जिससे बंगाल के लोगों को 1769 से 70 में पड़ने वाले अकाल जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कंपनी का भ्रष्टाचार और ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप। कंपनी के अधिकारियों द्वारा की गई अत्यधिक भ्रष्टाचार और शोषण के कारण कंपनी घाटे में जाने लगी। इसका असर ब्रिटिश संसद तक पहुंचा, जिससे कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए कानून में बदलाव की मांग उठी। इसके परिणामस्वरूप कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति, योग्यता और उनके कार्यों की निगरानी के लिए नए कानून बनाए गए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 में पारित रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित और नियमित करने वाला पहला महत्वपूर्ण कानून था। इस एक्ट का उद्देश्य कंपनी के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित करना था। इस एक्ट के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। कंपनी के डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी। कंपनी के डायरेक्टर्स को ब्रिटिश संसद के सामने अपने सभी राजनैतिक, व्यापारिक, असैनिक, सैन्य और राजस्व संबंधी मामलों की जानकारी प्रस्तुत करनी पड़ी। कंपनी अधिकारियों की संपत्ति का विवरण। कंपनी के अधिकारियों को इंग्लैंड लौटने पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य किया गया ताकि वे अनुचित ढंग से धन अर्जित न कर सकें। बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्ति। बंगाल के गवर्नर को कंपनी के सभी भारतीय क्षेत्रों का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसे प्रशासनिक कार्यों में सहायता देने के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद भी बनाई गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। कोलकाता में न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 में पारित पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और सैन्य मामलों पर और भी अधिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाया गया था। इस अधिनियम के तहत नियंत्रण परिषद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैन्य, असैनिक और राजस्व मामलों पर एकाधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया, जिससे उसकी सैन्य शक्ति बढ़ गई। चेन्नई और मुंबई प्रेसिडेंसियों का नियंत्रण। चेन्नई और मुंबई की प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जिससे गवर्नर जनरल की शक्ति और भी अधिक हो गई। चार्टर एक्ट 1793 से 1853। चार्टर एक्ट्स की श्रृंखला के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने कंपनी के प्रशासनिक ढांचे में कई बदलाव किए। 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल और गवर्नरों को अपनी परिषदों के फैसले बदलने का अधिकार दिया और गवर्नर जनरल का नियंत्रण मुंबई और चेन्नई पर बढ़ा दिया।
1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट ने चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया और सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की स्वतंत्रता दी। शिक्षा के प्रसार के लिए 1,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया। 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट ने चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया, जिससे कंपनी का मुख्य कार्य केवल प्रशासनिक रह गया। गवर्नर जनरल को कानून बनाने का अधिकार दिया गया और मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों से यह अधिकार छीन लिया गया। 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए और कंपनी की नागरिक सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई। इससे ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण कंपनी पर और अधिक बढ़ गया। इन एक्ट्स का प्रभाव यह हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों का प्रशासनिक अधिकार धीरे धीरे घटता गया और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ता गया। प्रशासनिक ढांचे का विकास इस प्रकार हुआ कि भारत में कंपनी का शासन ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया। प्रशासनिक ढांचे का भी आधार बनी, जिसमें जिला स्तर पर कलेक्टर, पुलिस सुपरिंटेंडेंट और जज नियुक्त किए जाते हैं। आज भी भारत में कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिंटेंडेंट, पुलिस अधीक्षक और न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था कायम है, जो कि ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक ढांचे का ही एक संशोधित और विस्तारित रूप है। इन पदों पर अब भारतीय नागरिक सेवा (IS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय न्यायिक सेवा (IJS) के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। हालांकि इन पदों पर भारतीयों की नियुक्ति अब सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, जो ब्रिटिश काल में संभव नहीं था। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण और शिक्षा। ब्रिटिश शासन के दौरान जैसे जैसे भारत में प्रशासनिक जिम्मेदारियां बढ़ी, यह महसूस किया गया कि उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को भारत की शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, भाषाओं तथा परंपराओं की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1801 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। यह कॉलेज ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय समाज, संस्कृति और भाषाओं की शिक्षा देने के लिए स्थापित किया गया था, ताकि वे प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकें। 1853 में भारतीयों के लिए सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू की गई, लेकिन इसकी परीक्षा इंग्लैंड में होती थी और इसका माध्यम अंग्रेजी था। इससे भारतीयों के लिए इस सेवा में प्रवेश कठिन हो गया। शिक्षा और सामाजिक सुधार। अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए कुछ संस्थानों की स्थापना की, जैसे 1781 में कोलकाता में एक मदरसा और 1792 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज। इसके अलावा विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन और प्रसार करना था। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने माना कि भारतीयों को नए ज्ञान विज्ञान, तकनीकी आदि को सीखने के लिए अंग्रेजी सीखना आवश्यक है। उनके प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि 1835 में लॉर्ड मैकॉले के नेतृत्व में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली अपनाने की नीति घोषित की गई। इसके तहत अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ और फारसी को अंग्रेजी से बदल दिया गया। भूमि सुधार। अंग्रेजों ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मालगुजारी, भूमि कर वसूल करने के विभिन्न तरीके अपनाए। इसके तहत विभिन्न प्रथाएं लागू की गई। स्थायी बंदोबस्त। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू की गई इस प्रथा में अधिकतम मालगुजारी वसूल करने वाले को नीलामी के आधार पर जमींदार घोषित कर दिया गया, जिससे वह गांव का मालिक बन गया। बंगाल, उड़ीसा और अवध में यह प्रथा लागू की गई। रैयतवाड़ी प्रथा। दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में इस प्रथा के तहत भूमि का मालिकाना हक किसान को दिया गया और मालगुजारी की धनराशि 30 वर्ष के लिए तय कर दी गई। महालवाड़ी प्रथा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में
इस प्रथा के तहत मालगुजारी गांवों के समूहों, महल से वसूली जाती थी। भारतीय उद्योग धंधों का विनाश। अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल जैसे सूत, कपास, इंग्लैंड ले जाकर वहां की मशीनों से वस्त्र आदि बनाए, जो भारतीय हाथ से बने सामान की तुलना में सस्ता था। इस वजह से भारतीय उद्योग धंधों को भारी नुकसान हुआ और धीरे धीरे उनका विनाश हो गया।